हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर JIB CIB। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके ABFM का मॉड्यूल बी का जो यूनिट 9 है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 किया था। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो क्या होता है, कैसे फोरकास्ट करना है आपको, किस किस बेसिस पे जो शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म पीरियड का बोरोइंग करोगे, ठीक है। फिर कैश फोरकास्ट क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा था ये टेबल, क्योंकि इसके आगे आने ये चैप्टर में जितने भी आपको सम्स दिए वो सभी सम्स में आपको ये टेबल ही काम में आने वाला है। तो ये हमने डिस्कस किया था और फिर इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। और फिर कॉस्ट एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है फिक्स असेट्स के केस में, और फिर अलग अलग कॉस्ट जब आप बिज़नेस चला रहे हो तो अलग अलग चीज़ों के लिए क्या क्या कॉस्ट लगती है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी स्टूडेंट्स। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट आप इसके पहला जो पार्ट है, पार्ट 1 ऑफ यूनिट 9, वो आप देखो, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जल्द ही हम आपके लिए BRBL का जो सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स लाने वाले हैं स्टूडेंट्स। मतलब अभी एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है, ठीक है, और आपको सिलेबस कवर करना है और पास भी होना है। तो हमने क्या सोचा है कि डिटेल में आपको चैप्टर वाइज वीडियोस तो मिलेंगे ही, लेकिन बिफोर एग्ज़ाम जो भी आपके इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल्स के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, उसी को हम रिवाइज करेंगे इन वन बिग वीडियो। तो आप बस वो वीडियो देखोगे तो आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है चैप्टर वाइज करने के लिए, और बाद में हम चैप्टर वाइज वीडियोस भी देंगे ही, लेकिन ये हमारा जो इनिशिएटिव अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, वो स्पेशली आपका जो CIIB जून 2023 का जून का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। फिर डिटेल में चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलेंगे ही बाद में, लेकिन ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं और आपको पास करना है एग्ज़ाम, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आपके जो एक्चुअली ये टॉपिक के क्वेश्चंस जो सम्स वाला सेक्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसीलिए हम एक बार जो इम्पॉर्टेंट टेबल हमने रिवाइज़ किया था वो देखेंगे, ताकि अगर आप वो चीज़ भूल गए हो तो फिर से आप याद करो। देखो, हमने चैप्टर 8 में भी देखा था ये टेबल, लेकिन ये चैप्टर में ये टेबल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होके हमने देखा, जो कि था डेप्रिसिएशन। हमने एक टॉपिक ऐड हुआ, ठीक है। देखिए हमने क्या देखा था, जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको सेल्स की वैल्यू दी रहेगी, उसमें से आपको वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको जो चीज़ मिलती है वो है कंट्रीब्यूशन। जब कंट्रीब्यूशन से आप फिक्स कॉस्ट घटाते हो तो आपको क्या मिलता है, EBT या PBT, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो जब आप फिक्स कॉस्ट घटा रहे हो कंट्रीब्यूशन में से, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के 2 टाइप्स हो जाते हैं, 2 पॉइंट्स में वो डिवाइड होती है। पहले तो एक नॉर्मल फिक्स्ड कॉस्ट, आपको मतलब जो भी बिज़नेस आपने चालू किया है तो हर महीना या हर साल जो भी फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट होगी, जैसे कि रेंट है, ठीक है, कुछ खर्चे हैं जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने देखी, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में जो थी डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है, जैसे कि कुछ मशीनरी है, कुछ आपने प्लांट अपने ये क्या, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपने कुछ मशीनरी में, प्लांट्स में, असेट्स में इन्वेस्ट किया है, ऐसा जैसे कि सिस्टम है, जैसे कि सपोज कंप्यूटर्स है। तो ये सभी चीज़ों की जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपने इन्वॉल्व किया है एज एन इन्वेस्टमेंट टू रन द बिजनेस, उसकी वैल्यू जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, ठीक है, बिजनेस आप चलाते हो तो वो मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। जैसे मतलब टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि वो यूज़ आप करते हो ना। जैसे कि सपोज़ आपने 10,000 का फ़ोन लिया आज और आपने उसको 6 महीने के बाद उसको सेल करने के लिए निकाला, तो क्या आपको 10,000 मिलेंगे? नहीं, आपको वो फ़ोन 6 मंथ्स यूज़ करने के बाद जो भी उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन कम हुई वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके ही मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन कंट्रीब्यूशन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन फिर आगे जाके इसी को ऐड करते हैं। देखिए क्यों, देखिए जब
कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है पीबीटी या ईबीटी, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी ये आपका प्रॉफिट या अर्निंग है टैक्स देने से पहले, लेकिन हमें फाइनल प्रॉफिट चाहिए तो हम इसमें से फिर टैक्स भी घटाएंगे। इसकी अपनी वैल्यू आपको एग्जाम में दी रहेगी क्वेश्चन में। तो ईबीटी या पीबीटी से अब जब टैक्स घटाते हो तो आपको जो मिलता है वो वैल्यू रहता है अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इनमें से कोई भी आपको वर्ड एग्जाम में दिया रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, इट्स वन एंड द सेम। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप फिर डेप्रिसिएशन उसमें ऐड करोगे और फिर जो आपको मिलता है वो होता है आपका फाइनल कैश फ्लो। ठीक है, फाइनल कैश इनफ्लो मतलब कितना आपको फाइनल प्रॉफिट हुआ। अभी आपको एक क्वेश्चन पड़ा होगा कि ये डेप्रिसिएशन हमने पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर ऐड क्यों किया। देखिए, डेप्रिसिएशन हमने सब्ट्रैक्ट इसीलिए किया क्योंकि डेप्रिसिएशन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके नेक्स्ट स्टेप में हम टैक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब आप जब बिजनेस में टैक्स पे कर रहे हो प्रॉफिट में, तो आप ऑब्वियसली जो वैल्यू, जो मशीनरी जिनमें आपने पैसे डाले हैं, तो उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे ही आप टैक्स दोगे ना। अगर आपने सपोज 1 लाख रुपीज़ की कुछ मशीनरी खरीदी और आपने बिजनेस चालू किया, 1 साल के बाद आपका सपोज 50,000 प्रॉफिट हुआ सपोज, तो वो 1 लाख रुपीज़ जो भी आपने मशीनरी में इन्वेस्ट किए थे, आप वो 1 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे टैक्स क्यों पे करेंगे? क्योंकि उसकी अभी आफ्टर 1 ईयर वो मशीनरी की वैल्यू भी कम हुई रहेगी ना, डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा। तो जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट, जो वैल्यू कम हुई है टाइम के हिसाब से, तो कम करके ही हम टैक्स पे करेंगे ताकि हम जितना ज़रूरी है उतना ही टैक्स पे करें, ना कि एक्स्ट्रा टैक्स पे करें। क्यों? क्योंकि वैल्यू अगर डेप्रिसिएटेड है तो एक्स्ट्रा टैक्स क्यों पे करने का। लेकिन फिर आगे जाके हम उसे ऐड क्यों कर रहे हैं? देखिए, वैल्यू डेप्रिसिएट जब होती है ना स्टूडेंट्स, मतलब वो पैसा हमारे जेब से कहीं और नहीं जा रहा है, वो पैसा हमारे जेब में ही रहता है। सिर्फ वो मार्केट में अगर हम वो चीज़ बेचने के लिए निकलेंगे तो वो केस में वो पैसा कम हुआ रहेगा। मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन में एज सच आपके जेब से पैसा कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ टाइम के हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होती है किसी भी यूजेबल थिंग में। ठीक है, तो हम बाद में उसे क्यों ऐड करें? क्योंकि वो पैसा तो हमारे जेब में। 1 लाख रुपए की अगर हमने मशीनरी खरीदी तो 1 साल के बाद भले ही उसकी वैल्यू कम हुई, लेकिन अगर कम हुई वैल्यू हमारे जेब से बाहर गई है क्या? नहीं, वो तो हमारे जेब में ही है ना। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था, क्या हमें वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू किसी को देनी पड़ी क्या? नहीं। तो इसीलिए हम फिर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। तो हम डेप्रिसिएशन ये स्टेप पे सब्ट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें कम टैक्स देना पड़े। डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे हम टैक्स भरेंगे, हम ओरिजिनल वैल्यू पे टैक्स नहीं भरेंगे, क्योंकि टाइम के हिसाब से जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है मशीनरी में उसकी वैल्यू कम हुई रहेगी, तो हम कम वैल्यू पे ही टैक्स भरेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स भर के अपना लॉस नहीं करेंगे। और फिर ऐड क्यों करें? क्योंकि वो डेप्रिसिएटेड वैल्यू हमारे जेब से कहीं बाहर नहीं गई है, वो सिर्फ हम टैक्स कम भर के प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेंगे, फिर से हम डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यही इतना सिंपल लॉजिक है। और ये जो CFAT है, कैश इनफ्लो फाइनल वाला, ये आपको मिलेगा। यही टेबल अब हमने लास्ट लेक्चर में आपको यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, CFAT मतलब यहाँ पे आपने टैक्स पे किया। यहाँ पे आपको ये चैप्टर में स्टूडेंट्स इंटरेस्ट जो फैक्टर है वो निकाल दिया, इंटरेस्ट वाला थिंग है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें हैं, टैक्स पे करना है और डिप्रिसिएशन भी सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो हमने लास्ट के चैप्टर में EBIT देखा था ना, यहाँ पे EBDT देखेंगे, मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, और ये EBDT क्या है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, ये बेसिकली आपको कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्यों EBDT यही स्टेप पे आया? कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब EBDT क्यों हमने बोला? क्योंकि इसके बाद में हम फिक्स्ड कॉस्ट और डेप्रिसिएशन साथ में घटाएंगे, साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और पहले डेप्रिसिएशन जाता है और फिर टैक्स जाता है। इसीलिए हम पहले डेप्रिसिएशन लिखते हैं EBDT में और बाद में टैक्स लिखते हैं। तो ये आपको टेबल याद रखना है। अगर ये टॉपिक के सम्स आते हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए, पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी गेट कंट्रीब्यूशन, और यू कैन से वी गेट EBDT, देन उसमें से फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन घटाओ, देन वी गेट EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स सब्ट्रैक्ट करो, वी गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स, और फिर डेप्रिसिएशन ऐड करो, फाइनल मिलेगा वो है आपका कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये अपना रिविजन हुआ है कि हमने क्या क्या हमें टेबल याद रखना है फॉर द अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर सम्स। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, आपका सबसे पहला मेथड आता है स्टूडेंट्स पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड।
methods of investment appraisal or loan appraisal is done to decide whether to give a loan or not. Similarly an investment appraisal is to decide whether the investment is made or not. देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट कौन से बिजनेस में आपको करना है, किस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये आप सोचने के लिए जैसे भी स्मार्टली कुछ मेथड देखते हो कि कौन से बिजनेस में से मुझे ज़्यादा अर्निंग मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वैसे ही जब आप लोन ले रहे हो, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कौन से लोन में मुझे ज़्यादा अप्रेजल मिला, मतलब ज़्यादा बेटर रिटर्न्स कौन सा दे रहे हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम पेबैक पीरियड में भी यूज़ करेंगे। पेबैक पीरियड मतलब क्या है? पेबैक पीरियड इज़ अ पीरियड एट द एंड ऑफ विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंटायरली रिटर्न टू द इन्वेस्टर। तो एक ऐसा पीरियड जब आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो स्टार्टिंग में, और एक कुछ समय के बाद जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा पूरा का पूरा आपके जेब में वापस आएगा इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, उसी को कहते हैं। तो वो टाइम, जितना टाइम लगता है वो पैसा रिटर्न आने में आपके पास इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, उसी को कहते हैं पेबैक पीरियड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में फॉर एग्जांपल, और मुझे हर महीना 10,000 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो हर महीना अगर मुझे 10,000 प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख इन्वेस्ट करके, या हर साल मुझे 10,000 प्रॉफिट आ रहा है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट रिकवर होने में? 10 साल। क्योंकि मुझे अगर हर महीना 10,000 आ रहा है, ऐसे मुझे 10 साल लगेंगे, 10,000 तो वो ऐड करूँगी तो 10 साल के बाद मेरा एडिशन प्रॉफिट का होगा 1 लाख। तो वो केस में मेरा पे बैक पीरियड रहेगा 1 लाख, ठीक है। आगे इसी पे बेस्ड कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट बोथ पॉजिटिव और निगेटिव कैश फ्लोज आर एडेड टिल द टोटल नेट कैश फ्लो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब आपको पे बैक पीरियड फाइंड आउट करना है ना स्टूडेंट्स, तब जो कैश फ्लो आपके पास हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आपको वो सभी ऐड करना है। और आपका जो नेट फाइनल कैश फ्लो है, वो जब तक आपका नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं बनता उसके इक्वल, तब तक आपको वो ऐड करते रहना है। उसी को कहते हैं पे बैक पीरियड। तो वो टाइम जब वो आपके इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए, मतलब देखिए, ये पॉजिटिव और निगेटिव कैश फ्लो क्या है, ज़रूरी नहीं हर साल आपको इक्वल प्रॉफिट हो। किसी साल आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बिजनेस है, ठीक है, इट इज़ फ्लक्चुएटिंग। कोई साल में आपको कम प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। निगेटिव कैश फ्लो मतलब आपके जेब से पैसा जा सकता है, लॉस हो सकता है। तो वो सब आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक 10 लाख, जब तक आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है अमाउंट नहीं वापस आता। इसका एक फॉर्मूला है, पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू अमाउंट टू बी इनिशियली इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एनुअल कैश इनफ्लो पर ईयर। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला, डोंट वरी, हम आगे जैसे जैसे समझाएंगे ये समझेंगे ही। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पे बैक पीरियड का हम कैसे निकालेंगे, कितना आपने अमाउंट इनिशियली इन्वेस्ट किया था और हर साल आपको नेट कैश फ्लो कितना मिल रहा है, एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश इनफ्लो, ठीक है। तो यही चीज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पे बैक पीरियड। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना कुछ चीज़ें दी है हमें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी है जो कि हमें जानना ज़रूरी है रिगार्डिंग पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। देखिए, थोड़ा ये भी समझे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या है, यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मतलब क्या है स्टूडेंट्स? डिस्काउंटेड इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप आज 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो सपोज़, और हर साल आपको 10,000 प्रॉफिट आ रहा है, तो 10 साल के बाद हमने कहा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था 1 लाख वो आप रिकवर करोगे, मतलब वो आपका पे बैक पीरियड रहेगा। लेकिन मुझे बताइए, अगर आपको किसी ने आज 10,000 रुपीज़ दिया और वही 10,000 रुपीज़ आपको किसी ने 2 इयर्स के बाद दिया, तो क्या आज दिए हुए 10,000 रुपीज़ की वैल्यू 2 साल के बाद मिले हुए 10,000 रुपीज़ के इक्वल है? नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमेशा चेंज होता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आप समझ लीजिए कि पैसे की वैल्यू टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। इसका मतलब क्या है, जब हम छोटे थे तब 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, तब पैसे में चीज़ें बाहर मिलती थी, ठीक है। उस टाइम पे लोगों को सैलरीज भी कम होती थी, 1,000 2,000 सैलरी होती थी, लेकिन फिर भी घर चलता था। 1 रुपये में कुछ 25 पैसे 20 पैसे ऐसे में कई सारी चीज़ें आती है। आज अगर आप जाओ बाहर और मुझे आप बोलो, जैसे कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाओ, बोलो मुझे 1 रुपये का कुछ तो दे दो, तो क्या कुछ सालों पहले 1 रुपये में जितनी चीज़ें आती थी क्या आज उतनी आ रही है? नहीं।
तो ये क्या हो रहा है, ये है टाइम के हिसाब से वैल्यू चेंज हो रही है पैसे की। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, देखिए जैसे कि अगर मैंने सपोज़ गोल्ड ख़रीदा 10 साल पहले या 20 साल पहले, सपोज़ 10 इयर्स के पहले मेरे मदर ने गोल्ड ख़रीदा, उस वक्त 5000 रुपीज़ पर 10 ग्राम की, या 1 तोला जो गोल्ड हम बोलते हैं, 1 तोला मतलब 10 ग्राम। 10 साल पहले 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, 1 तोला सोने की कीमत कितनी थी, 5000 रुपीज़। लेकिन अगर आप आज एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इतनी ही थी या कम थी या ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो यही 10 ग्राम ऑफ गोल्ड की कीमत आज 5000 रुपीज़ में आपको 1 ग्राम भी नहीं मिलेगा। आज ऑलमोस्ट 1 ग्राम की कीमत ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ हो गई है वही गोल्ड की। तो ये क्या है, जो 10 ग्राम का गोल्ड मुझे 10 साल के पहले 5000 रुपीज़ में मिल रहा था, आज वही गोल्ड 10 ग्राम का लेने के लिए मुझे 60,000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, पैसे की वैल्यू कम होती जाती है और चीज़ें महंगी हो रही है। तो अगर मैंने अगर मैं अभी जाऊँ गोल्ड शॉप में और बोलूँ कि मुझे 10 ग्राम का गोल्ड दो, तो मुझे 60,000 पे करना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि नहीं, मैंने 5000 रुपीज़ का गोल्ड लिया था 10 ईयर्स पहले, अभी मुझे 5000 रुपीज़ में कितना आता है पता, तो वो बोलेंगे 1 ग्राम भी नहीं आएगा। तो ये क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम के हिसाब से पैसे की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसी चीज़ को अगर हम जो बिज़नेस में आप देखोगे, तो अगर आप आज 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो सपोज़, ठीक है, हमने एग्जाम्पल में 1 लाख लिया था, ठीक है, तो जो नॉर्मल पे बैक पीरियड है स्टूडेंट्स, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हर साल आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर साल आपको 10,000 मिल रहा है, तो आपका 10 साल में 10 ईयर्स में ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना 1 लाख रुपीज़, ये वापस आ जाएगा। ये क्या है, ये है नॉर्मल पे बैक पीरियड वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है, आज मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मुझे हर साल अगर 10,000 मिल रहा है, तो इट इज़ नॉट दैट 10 साल में मेरा 1 लाख रुपीज़ रिकवर होगा। यहाँ पे मैं जो हर साल मुझे 10 लाख मिल रहा है, उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करूँगी। मतलब 10 साल अगर मुझे 1 साल के बाद मिल रहा है, तो उसकी 10,000 की जो वैल्यू है वो 10,000 नहीं रहेगी। मतलब अगर 1 साल के बाद मिल रहा है तो मुझे 10,000 मिल रहा है, तो उसका प्रेजेंट 10,000 है। लेकिन उसके नेक्स्ट साल भी अगर मुझे 10,000 ही मिल रहा है, तो पहले साल में मिला हुआ 10,000 और दूसरे साल में मिला हुआ 10,000 इज़ नॉट इक्वल। उसमें कुछ तो डेप्रिसिएशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज हुई रहेगी। तो मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और फिर मैं देखूंगी कि मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो मुझे कब वापस मिलेगा, विद डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। मतलब क्या, मैं हर 1 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चेंज हो रही है उसके हिसाब से। तो ये जो प्रोसीजर हम करेंगे, ये आता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में। ठीक है, डोंट वरी स्टूडेंट, हम आगे जैसे जैसे समझ आएंगे हम देखेंगे ये कॉन्सेप्ट्स। अभी आपको सिर्फ समझना है कि हम कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करने वाले हैं। पे बैक पीरियड में मतलब नॉर्मली जो भी आपको हर साल आ रहा है उसको हम ऐड करते जाएंगे जब तक उसकी एडिशन टोटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना हो, इक्वल ना हो। और डिस्काउंटेड में जो हर साल आपको पैसे मिल रहे हैं, हम उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर प्रेजेंट वैल्यू है तो फ्यूचर निकालेंगे, जैसे भी पूछा है एज पर क्वेश्चन। तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि हमारे करंटली अगर मैं 1 लाख आज इन्वेस्ट कर रही हूँ तो क्या वो मुझे मिल रहा है या नहीं। ठीक है, ओके, क्योंकि आज अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रही हूँ और मैं अगर 10 साल के बाद 1 लाख इन्वेस्ट करूँगी तो दैट इज़ नॉट इक्वल। 10 साल के बाद मेरे 1 लाख रुपए की वैल्यू शायद 9 लाख, शायद 8 लाख कम हुई रहेगी ना। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो रही है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ पैसे आज मिल रहे हैं और अगर आपको कुछ पैसे कुछ टाइम के बाद मिल रहे हैं सेम अमाउंट, तो इट इज़ बेटर कि आप वो पैसे को आज ही ले लो। क्योंकि कुछ टाइम के बाद अगर आप सेम अमाउंट ले लोगे तो उसकी टाइम वैल्यू के हिसाब से मनी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस में आपको बोला कि मैं आपको 2,000 रुपीज़ आज दे दूंगा, ठीक है, अगर किसी ने बोला कि मैं आज आपको 2,000 दूंगा, जैसे कि आपने कुछ सेल किया, और किसी ने बोला कि मैं आपको 1 साल के बाद 2,000 रुपये दूंगा, तो दिस इज़ नॉट इक्वल। क्योंकि 1 साल के बाद
ये 2000 की वैल्यू कम हुई रहेगी। शायद यहाँ इसकी वैल्यू 1900 या 1800 कुछ, जैसे कि डिप्रिसिएशन होता है पैसे का, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कम हुई रहेगी। तो बेटर है आज ही पैसा ले लो, क्योंकि जैसे जैसे जितना आप लेट करोगे उतना पैसे की वैल्यू कम होगी। आपको लगेगा मुझे 1 साल के बाद 2000 मिल रहा है, लेकिन नहीं, उसकी वैल्यू कम हुई रहेगी। ठीक है, आपको उन्होंने पहले प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 2000 दे रहा हूँ, इसलिए आपने वो ले लिया। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है ये 2 मेथड्स में। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए यहाँ पे कुछ आपको थ्योरी दी है, थोड़ा देखते हैं। देखिए, द शॉर्टर पीरियड फॉर रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लेसर द रिस्क, बेटर और क्विकर इज द प्रॉफिटेबिलिटी टू अर्न। देखिए, जितना आपको, जैसे कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, वो रिकवरी का पीरियड जितना शॉर्ट रहेगा, मतलब जितना जल्दी आप रिकवरी करोगे उतना आपका बिजनेस लेस रिस्क में रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट, और जल्दी जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। देखो, अगर आपने आज सपोज 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपका 10 साल के बाद इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है, जो नॉर्मल पेबैक पीरियड है उसके हिसाब से, तो 11वें साल में तो आप बिज़नेस बंद नहीं करोगे ना, आपका बिज़नेस तो चालू ही रहेगा। तो 11वें साल से आपको जो 10,000 मिलेंगे, दैट विल बी योर प्योर प्रॉफिट। ठीक है, उसमें से, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट पहले रिकवर हो चुका है, और अभी बाद में जो इन्वेस्टमेंट रिकवर होने के बाद जो आप प्रॉफिट कमाओगे वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल चुका रहेगा। ठीक है, तो अच्छा है कि शॉर्टर इतना रिकवरी पीरियड जितना कम रहेगा, ठीक है, पेबैक पीरियड जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। While payback period method is used across the line, other more sophisticated methods are used in large size budgeting exercise। देखो, पेबैक पीरियड छोटे बिजनेस के लिए ठीक है, लेकिन बड़े बिजनेस के लिए अलग सोफिस्टिकेटेड मेथड्स यूज़ करते हैं। देखेंगे वो क्या है, तो देखते हैं अभी एग्जाम्पल पेबैक पीरियड का। सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹20 lakh and yields annual profit of 3 lakh after depreciating at the rate of 10% straight line method, but before tax at 50%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है बेसिकली, कि आपने एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 20 लाख रुपीज़, ठीक है, और आपका जो एनुअल प्रॉफिट है वो है 3 लाख रुपए आफ्टर depreciating 10% in a straight line method but before paying tax। इसका मतलब क्या है कि जो आपको 3 लाख रुपीज़ एनुअल प्रॉफिट हो रहा है वो डेप्रिसिएशन करने के बाद का प्रॉफिट है, आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। मतलब टैक्स पे करने का पहले का प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन के बाद जो भी मुझे प्रॉफिट मिलता है उसकी वैल्यू क्या है, 3 लाख रुपीज़, और डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से, और प्रोजेक्ट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 20 लाख। मुझे बताइए स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो हम किस चीज़ पे कैलकुलेट करते हैं? क्या हम डेप्रिसिएशन ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उस पे करेंगे या प्रॉफिट पे करेंगे? यहाँ पे उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डेप्रिसिएशन प्रॉफिट के बाद लिखा है। तो मुझे डेफिनेटली गारंटी है, अगर आप बहुत घाई में वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ये 10% को 3 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट करोगे, क्योंकि उन्होंने लिखा ही ऐसा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन 10% जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे हो रहा है, डेप्रिसिएशन हम हमेशा ओरिजिनल प्रोजेक्ट के कॉस्ट पे ही करेंगे, जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा स्टूडेंट्स, मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है अपना कितना है, 20 लाख रुपीज़। तो इसमें अगर आपको 10% हर साल डेप्रिसिएशन होगा तो कितना रहेगा, देखिए, मतलब 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ क्या है आपका डेप्रिसिएशन, हर साल आपका 2 लाख रुपये डेप्रिसिएशन हो रहा है जो प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, ये हमने पहले क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि एक बार हम टेबल स्टार्ट करेंगे फिर हमें फिर से वापस नहीं आना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में। अभी हमने क्या देखा था, अपना टेबल याद करो। देखिए क्या टेबल देखा था, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे, कंट्रीब्यूशन, फिर डेप्रिसिएशन, फिक्स कॉस्ट घटाएंगे, फिर टैक्स घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दिया है डेप्रिसिएशन करने के बाद वाला। मुझे बताइए, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद कौन सी वैल्यू आपको मिल रही है, कौन सा प्रॉफिट मिल रहा है, ये वाला अर्निंग बिफोर टैक्स। मतलब डेप्रिसिएशन तो लेस हो गया और वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला है, मतलब डेप्रिसिएशन करने के बाद, आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। मतलब टैक्स अभी तक पे नहीं किया है लेकिन डेप्रिसिएशन कर दिया है, मतलब ये वाला। तो जो आपको 3 लाख रुपीज़ वैल्यू दी है ना स्टूडेंट प्रॉफिट की, दिस इज दिस अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, तो इसीलिए
अभी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स की वैल्यू हमें कितनी दी है, ₹3 लाख, ठीक है, 3 लाख दी है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम, जब हमें अर्निंग बिफोर टैक्स की वैल्यू मिलती है, डेप्रिसिएशन तो पहले ही घटाया है ना, टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। देखिए टैक्स कितना कट रहा है, 50%। ओके, मुझे बताइए टैक्स किससे कट करोगे आप, प्रोजेक्ट के ओरिजिनल कॉस्ट से या प्रॉफिट से। टैक्स हम कहाँ लिखते हैं, ईबीटी के बाद, और टैक्स किस चीज़ से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ईबीटी से, तो ऑब्वियसली टैक्स लगेगा भी अर्निंग बिफोर टैक्स के अमाउंट पे ही, वो प्रॉफिट पे ही लगेगा, ठीक है। तो 3 लाख अर्निंग बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट, उस पर 50% क्या लगा आपका, टैक्स। मतलब आप बेसिकली डायरेक्टली 1/2 भी कर सकते हो। तो 3 लाख माइनस उसका 1/2% मतलब 1.5 लाख, 3 लाख का 1/2, 1.5 लाख, ठीक है। आप कैलसी भी कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। तो 3 लाख में से 1.5 लाख घटाओ, कितना बचा, 1,50,000, 1.5 लाख बचा। ये क्या है मेरा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या आप इसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या मिला मुझे, 1.5 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे यही मिलेगा। उन्होंने एग्जाम में क्या किया, बुक में क्या किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख था, उसमें से टैक्स घटाओ हाफ, 50%, मतलब 1.5 लाख घटाओ, कितना मिला, 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या है, प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स। अभी हमने क्या बोला था, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, जब हमने टैक्स घटाया तो उसके बाद हमें फिर से डेप्रिसिएशन ऐड करना है, जो आपका फाइनल प्रॉफिट का इन्फ्लो है वो देखने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, ठीक है। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना किया था हमने कैलकुलेट, 20 लाख पे 10% से हर साल 2 लाख डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि हम ये क्यों ऐड कर रहे हैं डेप्रिसिएशन 2 लाख, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारे जेब से जा नहीं रही है कहीं पे, वो जेब में ही है, ठीक है। सिर्फ टैक्स नहीं भरना है उस पर, इसलिए हमने पहले सब्ट्रैक्ट की। तो ये कितना हुआ, 3,50,000। ये क्या मिला मुझे, ये मेरा है फाइनल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब ये है मेरा फाइनल प्रॉफिट। कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स कितना है, 3,50,000 टोटल कैश इनफ्लो, मतलब मेरा हर साल कैश इनफ्लो कितना है, 3,50,000, ठीक है। ये क्या मिली मुझे अमाउंट, 3,50,000। अभी मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ये क्वेश्चन में कैश इनफ्लो ऑफ दिस प्रोजेक्ट की ये अमाउंट जो मैंने 20 लाख आज मैंने भरी है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा मेरे पास वो प्रॉफिट के फॉर्म में वापस आने के लिए, तो कितना टाइम में वो रिकवर होगा 20 लाख टोटल मुझे। अगर मुझे आज अगर मुझे हर साल 3,50,000 प्रॉफिट के फॉर्म में मिल रहा है, टोटल कैश इनफ्लो टैक्स डिडक्ट करके और डिप्रिसिएशन पहले घटाओ फिर ऐड करके, अगर 3.5 लाख मुझे हर साल मिल रहा है, तो 20 लाख होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली 20 लाख को 3,50,000 से डिवाइड कर दो, जितना भी टाइम आपको मिलेगा, जितने भी ईयर्स आएंगे, दैट विल बी योर आंसर ऑफ पे बैक पीरियड। मतलब क्या है कि उतना टाइम लगेगा आपके पास वो पैसा वापस आने में, ठीक है। While calculating cash inflow, depreciation is added back to the profit after tax since it does not result in cash outflow, ठीक है। वही मैंने आपको बोला था कि depreciation की अमाउंट आपके जेब से बाहर नहीं जा रही है, जेब में ही है, बस टैक्स नहीं देना है उस पर, क्योंकि वो घट चुकी है ना ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन वो जेब में ही है, ठीक है। इसलिए पहले सब्ट्रैक्ट की फिर ऐड की। तो अभी पे बैक पीरियड कैसे निकाला, 20 लाख रुपीज़ क्या था आपका पे बैक पीरियड, PP मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म। कितना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, हमने अभी देखा था ना पीछे। पेबैक पीरियड का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, पेबैक पीरियड इज अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय एनुअल नेट कैश इनफ्लो। तो अभी हमने टेबल से ये अमाउंट निकाली ना, एनुअल कैश इनफ्लो कितना था अपना 3.5 लाख, और इन्वेस्टमेंट कितना है 20 लाख का, डिवाइड कर दो 20 लाख डिवाइडेड बाय कितना है कैश इनफ्लो 3.5 लाख। हर साल आपको अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 लाख मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा, मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रही हूँ। 20 lakhs डिवाइडेड बाय 3,50,000, देखिए कितना वैल्यू मिला, 5.71, ठीक है। आई थिंक इट्स विजिबल, 5.71 मुझे वैल्यू मिला। इतना टाइम मुझे लगेगा वो पैसे मेरे पास वापस आने में। ये क्या मिला मुझे, ईयर्स मिले ना, 5.71 ईयर्स लगेंगे मुझे।
मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिलने के लिए। ठीक है, बस इतना आसान था सम्स। ठीक है, बस आपको ये टेबल याद रखना है। पहले तो इस टाइप के सम्स मैंने क्या आपको बोला था, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, टेबल याद रखना है। पहले तो टेबल याद करो, फिर अलग अलग मेथड में थोड़ा बहुत चेंजेस यहीं पे किया है उन्होंने और आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Suppose ABC Limited is analyzing a project requiring an initial cash outlay of 2 lakh and is expected to generate cash inflow as follows. Same question है। उनको कैश आउटले मतलब इनिशियल आउटले मतलब आपने पहले कितना दिया है, इनिशियल कैश आउटले कितना है, कितना आपने पैसा दिया, 2 लाख भरा है और आपका हर साल कितना कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है। देखिए पहले केस में हमें कैश निकालना था कि कितना इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, ये समय आपको इनफ्लो निकालना था हर साल का ये टेबल को यूज़ करके, लेकिन यहाँ पे आपको इनफ्लो ऑलरेडी दिया है कि पहले साल में ईयर दिया और एनुअल कैश इनफ्लो दिया। पहले साल में मुझे 80,000 रिटर्न आएगा, सेकेंड ईयर में 60,000 आएगा, थर्ड ईयर में 60,000, फोर्थ ईयर में 20,000। तो आपको क्लियरली प्रॉफिट दिया है। तो ये केस में आपको ये टेबल निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको एनुअल कैश इनफ्लो उन्होंने दिया है, क्योंकि वो हर साल सेम नहीं, ये केस में हर साल सेम था, ये केस में हर साल सेम नहीं है, इसीलिए उन्होंने दिया है। ये केस में टेबल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एकदम सिंपल है। देखिए क्या करना है, तो इसका पेबैक पीरियड आपको निकालना है। ओके, मुझे बताइए आपने स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख। हर साल आपको अलग अलग अमाउंट मिल रही है, तो मुझे इनको बस ऐड करते जाना है तब तक जब तक मुझे जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 2 लाख वो नहीं मिलती। ठीक है, मतलब मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया, कितने साल में मुझे 2 लाख वापस मिलेगा, पहले साल में 80,000 मिला, सेकंड ईयर में कितना मिला, मैं 80,000 को 60,000 से ऐड करूँगी। सेकंड ईयर में अगर 60,000 मिला तो पहले साल का प्रॉफिट तो मेरे जेब में ही है। सेकंड साल में 60,000 मिला, थर्ड ईयर में कितना मिला, 60,000, कितना हुआ इनका एडिशन देखो, 80 + 60 140, 140 + 60 2 लाख। तो मेरा पहले 3 साल में ही रिकवर हो गया 2 लाख प्रॉफिट। फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है उसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए, वो तो मेरा एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट हो गया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, उन्होंने इतना ही यहाँ पे दिया है। ये जो एडिशन वाला प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। मतलब आप जो नेक्स्ट आपको वैल्यू मिल रहा है उसमें प्रीवियस वैल्यू ऐड करोगे और ऐड करते 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 जाओगे टिल एंड। ठीक है, इसी को कहते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। देखिए एनुअल कैश फ्लो पहले साल कितना मिला, 80,000, सेकेंड ईयर 60,000 मिला, तो मैं 80,000 में 60,000 ऐड करूँगी, इन दोनों का मैं ऐड करूँगी, तो कितना मिला, सेकेंड ईयर के एंड में मुझे 1,40,000 प्रॉफिट मिला। फिर थर्ड ईयर में जाके मुझे फिर से 60,000 प्रॉफिट मिला। मैं ये 60,000 को मेरे पहले 2 साल के प्रॉफिट में ऐड करूँगी, तो 1,40,000 + 60,000 कितना हुआ, 2 लाख। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था वो यहीं पे रिकवर हुआ स्टूडेंट्स, राइट। 2 लाख ही तो मैंने इन्वेस्ट किया था, तो मेरा पे बैक पीरियड यहाँ पे कितना हुआ, 3 साल। मुझे वो फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये ईयर में मेरा वैल्यू ऐड करते करते 2 लाख थर्ड ईयर में ख़त्म कंप्लीट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मुझे मिल रहा है। तो जो फाइनल ईयर का प्रॉफिट है 20,000 वो हम ऐड करेंगे, भले ही 2,20,000 मिलेगा, लेकिन वो मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, वो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ में अगर उन्होंने थोड़ा सा चेंज दिया रहता, ओके, अगर उन्होंने कहा होता कि 2 लाख नहीं, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,05,000 है, 2,05,000 इज योर इनिशियल आउटले, देन व्हाट विल बी योर पे बैक पीरियड। तो वो केस में थोड़ा सा यहाँ पे आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता। कैसे, देखिए पहले देखिए हमने जो क्यूमुलेटिव एडिशन तो किया, तो यहाँ पे हमें पता चला कि थर्ड ईयर के एंड तक हमें 2 लाख मिल रहे हैं, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट सेकंड केस में कितना है, 2,05,000। तो ये 5,000 रिकवर करने के लिए मुझे फोर्थ ईयर का इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट है वो लगेगा, कितना है फोर्थ ईयर का प्रॉफिट, 20,000। लेकिन क्या मुझे पूरे 20,000 लगेंगे 2,05,000 अमाउंट कंप्लीट करने के लिए? क्या मुझे पूरे 20,000 लगेंगे? नहीं, मुझे सिर्फ इसमें से 5,000 लगेंगे ना टू कंप्लीट 2,05,000। तो मतलब मुझे 5,000 लगेंगे 20,000 में से। तो ये जो टाइम है ना, ये जो कैलकुलेशन है ना, यही रहेगा आपका वो एक्स्ट्रा वाला थोड़ा सा टाइम जो आपको थर्ड ईयर के ऊपर लगेगा। ठीक है, देखिए पे बैक पीरियड शैल लाई बिटवीन 3 to 4 years। क्यों, अगर 2,05,000 मुझे चाहिए, थर्ड ईयर के एंड तक मुझे 2 लाख मिल रहे हैं प्रॉफिट में, तो फोर्थ ईयर का तो थोड़ा प्रॉफिट मेरे को लगेगा, पूरा नहीं लगेगा, 20,000 तो नहीं लगेगा, सिर्फ 5,000 चाहिए। तो
मेरा जो पेबैक पीरियड है वो 3 या 4 साल के बीच में ही रहेगा, 3 से 4 के बीच में, लेकिन कुछ पूरा कंप्लीट नहीं रहेगा. दैट विल बी सम फ्रैक्शन. हाउ टू फाइंड आउट दैट फ्रैक्शन? Since up to 3 years, a sum of 2 lakh shall be recovered and the balance of 5,000 shall be recovered in the part of fraction of 4th year. कैसे निकालोगे? मैंने आपको अभी बोला कि 4th ईयर का टोटल आपको प्रॉफिट कितना था मिल रहा है 20,000. चाहिए कितना इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए? 5,000. सो 5,000 आउट ऑफ 20,000 इज योर एक्चुअल पार्ट ऑफ दैट ईयर्स प्रॉफिट. दैट इज 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000. आप करोगे मतलब फॉर्मूला वही बनता है, बैलेंस कैश आउटले डिवाइडेड बाई कैश इनफ्लो ऑफ 4th ईयर. तो कितना मिला आपको? 0.25. 5,000 डिवाइडेड पर 20,000 मतलब 1/4 है ना ये. इसका 1/4 इज 25%. 25% इज 0.25 ईयर. तो ये क्या मिला मुझे? ईयर. मतलब ये कितना साल? तो 1/4 साल मुझे लगेगा मेरा इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट करने के लिए 3rd साल के बाद, मतलब 0.25. तो इसको मैं ऐड करूँगी 3 साल में, क्योंकि 3 साल तो पहले पूरे लगे ना मेरे को. ठीक है, पहले 3 साल का तो प्रॉफिट लगा और 4th ईयर का 0.25 ईयर मतलब 1/4 पार्ट लगा प्रॉफिट का. तो 3 + 0.25 मतलब टोटल 3.25 ईयर्स का टाइम मुझे लगेगा 2,05,000 प्रॉफिट रिकवर करने में. बस. ठीक है, दिस इज़ दिस मच सिंपल. अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स आपको कुछ डाउट रहेगा, क्योंकि ये इतना आसान है. बस आपको हर साल का प्रॉफिट ऐड करते जाना है. तब तक ऐड करो जब तक आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं आ जाता एडिशन करके. तो ऐड करने का वो प्रोसेस को बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. और अगर ऐसा है कि डायरेक्टली एडिशन करके आपको नहीं मिल रहा है, थोड़ा आधा बहुत कुछ 1 साल के बीच का थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए, तो उसके जितना पार्ट चाहिए उसमें से टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर दो. जैसे कि मुझे यहाँ पे 5,000 चाहिए था प्रॉफिट आफ्टर 20,000, तो जो चाहिए उसको टोटल वो साल के टोटल प्रॉफिट से डिवाइड कर दो. जो भी मिलेगा वो उतना पॉइंट फ्रैक्शन वाला ईयर आपको एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा. ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स पेबैक पीरियड के सम्स. अभी यहाँ से आगे चालू होता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. हमने अभी देखा था कॉन्सेप्ट क्या है. मतलब डिस्काउंटेड में आपको सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देख के ही ये सब कैलकुलेशन करना है. प्रोसीजर सेम है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था पेबैक पीरियड में, वही सेम फॉर्मूले रहेंगे डिस्काउंटेड में. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ऐड होगी, वो ये है कि आप एडिशन मैन्युअली नहीं करोगे. आप ये हर साल के जो आपको पैसा मिल रहा है ना, इसका करंट टाइम वैल्यू लोगे. मतलब जैसे कि ये केस में देखिए, आपको पहले साल में 80,000 मिला, तो दूसरे साल में 60,000 मिला. तो दूसरे साल वाला 60,000 जो है उसका पहले साल में कितना वैल्यू था? क्या उसका वैल्यू पहले साल में 60,000 था? नहीं ना, कुछ कम रहा रहेगा, शायद 57,000, शायद 58,000, 59 कुछ तो रहेगा. 60,000 तो नहीं रहेगा. तो ये हर फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालो. करंटली प्रेजेंट में उसका क्या वैल्यू बनता है चेक करो, और फिर देखो इन्वेस्टमेंट कब इक्वल होता है. बस इतना ही है डिस्काउंटेड कैश फ्लो में. और यही प्रॉब्लम था पेबैक पीरियड में. ठीक है, पेबैक पीरियड का प्रॉब्लम क्या था? इट वाज इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. और इसको ही करेक्ट करने के लिए ये एरर को डिस्काउंटेड कैश फ्लो का पीरियड मेथड इंट्रोड्यूस हुआ. देखते हैं क्वेश्चन दिया आपको क्या है. ₹30,000 कैश आउटले फॉर अ प्रोजेक्ट विद एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ ₹6,000 वुड हैव अ पेबैक पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. ठीक है, तो आपको निकालना क्या है डिस्काउंटेड कैश फ्लो में वो पैसा आपके पास कब आएगा. देखिए 30,000 का कैश आउटले, मतलब आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? ₹30,000. एनुअल कैश इनफ्लो कितना है? 6,000. मुझे बताइए, अगर ये मुझे पे बैक पीरियड में पूछा रहता चीज़, तो कितना पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते? 30,000 डिवाइडेड बाय 6,000 करो. 30,000 इन्वेस्ट किया, हर साल 6,000 मिल रहा है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय अगर आप 6,000 करोगे तो डायरेक्टली 5 ईयर्स मिलता है ना. 30 डिवाइडेड बाय 6. ओके, 5 ईयर्स क्या मिला इस केस में आपको? पे बैक पीरियड. ये था नॉर्मल पे बैक पीरियड मेथड का. लेकिन क्या ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख रहे हैं? नहीं देख रहा है. तो उसको देख के कैलकुलेट करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया? डिस्काउंटेड. देखिए अभी इसी सम को हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के कॉन्सेप्ट से. देखिए कैश इनफ्लो है मेरा 6,000 रुपये. ओके, और ये 6,000 क्या है? प्रॉफिट है, हर साल का प्रॉफिट है. ठीक है, तो 5 साल में मुझे पे बैक पीरियड में 6,000 6,000 6,000 हर साल मिलके 5 साल में रिकवर हो रहा था 30,000 का इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगर मुझे हर साल 6,000 मिल रहा है तो उस 6,000 की वैल्यू आज के इक्वल नहीं रहेगी. तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखो कैसे करते हैं. ये सम आगे चालू करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है स्टूडेंट, वो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ये हमने, अगर आपने JIB का जो अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट है ना वो अच्छे से किया रहेगा तो आपको याद हुआ रहेगा
कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है। अगर नहीं किया रहेगा तो हम देखेंगे स्टूडेंट, डोंट वरी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जानने से पहले एक बार रेट ऑफ रिटर्न समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट में जब आप कैश इनफ्लो कैलकुलेट करोगे ना डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो पीरियड में, तो आपको एक रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा कि कौन से कितने रेट ऑफ रिटर्न के परसेंट पे आपको वैल्यू वापस मिलेगी। ठीक है, जैसे कि ये केस में आपको बोला है 15% रेट ऑफ रिटर्न पे आपको ये वैल्यू वापस मिलेगी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या रहता है स्टूडेंट, देखिए जो भी आपको परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न दिया है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 15% है, 15% रेट ऑफ रिटर्न पे आपको वैल्यू वापस मिल रही है, मतलब ये आगे बढ़ने से पहले और एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपने पहले भी देखा होगा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला केस एक रहता है। फ्यूचर वैल्यू को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हमने एक फॉर्मूला देखा था जब हम जेआईबी का अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n। ठीक है, ये क्या था, आपको प्रेजेंट वैल्यू दी है, रेट ऑफ रिटर्न दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स दी है, तो इसको कैलकुलेशन करके आप उसी प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आपको फ्यूचर वैल्यू दी है और प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो यही इंटू 1 + r⁻n जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। मतलब प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n। ठीक है, ये क्या था, प्रेजेंट वैल्यू का केस। और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला एक ही है, बस इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इट्स वन एंड द सेम। नाउ रेट ऑफ रिटर्न क्या थिंग होता है कि कितने साल में आपको पैसा वापस मिल रहा है। अगर मैं ये 15% यहाँ पे लिख दूँ सपोज, तो ये 1 + r है 15। ठीक है, 15% है ना, तो 15% मतलब 15/100⁻n। ठीक है, ये n क्या है, कौन से साल में मुझे वो पैसा मिल रहा है। n की वैल्यू फर्स्ट हो सकती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी हो सकती है ना। ठीक है, तो 1/1 + 15/100 को मैं 0.15 भी लिख सकती हूँ। ये क्या है, मैंने 15% को 0.15 लिखा। मैं आगे ये आपको कैलकुलेशन अभी क्यों बता रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे मैं ये कैलकुलेशन नहीं करने वाली हूँ, ये आपको समझना है। इसी के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेस टू एन क्या है, हर साल का मेरा वैल्यू। तो ये जो फैक्टर है ना स्टूडेंट्स, जिसको यहाँ पे मैं प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगी फ्यूचर वैल्यू। अभी हमने यहाँ पे देखा, तो ये जो फैक्टर है 1/, जो भी आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया है, मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रही हूँ, हर साल का अलग अलग रहता है। इसको हम जब भी प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आएगा, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आएगा। फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करो या प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, वन एंड द सेम। ठीक है, तो 1/1 + 0.15, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/1.15 रेस टू n। 1 + 0.15 इज 1.15। ठीक है, तो अगर मैं फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करती हूँ इससे ऐसा, तो क्या मिलेगा मुझे, प्रेजेंट वैल्यू। यही है मेरा प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर। मतलब देखो, ये सब में मुझे कैश फ्लो दिया है, ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है, इनफ्लो है हर साल का। तो ये मुझे हर साल पैसा मिल रहा है, तो ये आगे के साल में जो मिल रहा है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ये क्या मिल रहा है, ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर का वैल्यू है। और मुझे इसका अभी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला ये लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n। r क्या है आपका, रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो उसके हिसाब से हमने अभी जस्ट देखा 1/1.15। ये क्या इसका हुआ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके, अभी देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आप हर साल इसे ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे उन्होंने पहले ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कभी कभी एग्जाम में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। देखिए कैसे, 15% का जो आप ये निकाल रहे हो ना वैल्यू फैक्टर हर साल, पहले साल ये n की वैल्यू 1 रहेगी,
दूसरे साल ये n की वैल्यू 2 रहेगी, तीसरे साल 3 रहेगी, तो उसके हिसाब से ये 1/1.15 की क्या वैल्यू आएगी। जैसे कि फर्स्ट ईयर में इतनी है, सेकेंड ईयर में इतनी है, तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू हम पहले निकालेंगे और फिर इसको फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे ऐसा करके डिवाइड करो या इसका वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको, वो फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। और मुझे फ्यूचर में 6000 प्रॉफिट मिल रहा है, तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करती हूँ 6000 को, तो मुझे जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, वही फ्यूचर वैल्यू की अभी की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ओके। देखिए कैसे कैलकुलेट करना है आपको इसको। आपके पास जो कैलकुलेटर है नॉर्मल, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ये क्या है, मेरा पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू वाला फैक्टर। ठीक है, मतलब आज मैंने 30,000 भरा, पहले एक साल के बाद मुझे 6,000 मिल रहा है, तो वो 6,000 जो एक साल के बाद मिल रहा है उसकी आज क्या वैल्यू है वो निकालने के लिए मैं जो 15% का रेट ऑफ रिटर्न है 1/1.15, उसके रेस टू क्या करूँगी 1, क्योंकि ये मेरा पहले साल वाला प्रॉफिट है ना, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसीलिए मैंने नॉर्मली किया यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1/15। क्या वैल्यू मिली मुझे, 0.869। आप देख सकते हो 0.869 क्या वैल्यू मिली, जो पहले साल का है ना, 0.869। आप देख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली इसको 69 को 70 लिया है। ठीक है, अप टू 3 डिजिट्स। ठीक है, तो ये है मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले साल का। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब क्या है, चाहे आप डिवाइड करो 1.15 से या 1/1.15 की वैल्यू लो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो फैक्टर वैल्यू से, इट्स वन एंड द सेम। तो अभी मैं जब 0.870 को मल्टीप्लाई करूँगी 6000 को, ठीक है, यही मेरा वैल्यू ना 0.870 उन्होंने लिया है अप्रॉक्सीमेटली, मल्टीप्लाई करूँगी 6000 जो कि मुझे एक साल के बाद मिल रहा है, तो मुझे आज उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, जो 6000 एक साल के बाद मिल रहा है 15% रेट ऑफ रिटर्न से, आज उसकी वैल्यू है 5220। ठीक है, तो ये क्या मिली मुझे, प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को यूज़ करके फ्यूचर के कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रही हूँ, और फिर इसको मैं ऐड करती जाऊँगी कि हर एक का प्रेजेंट वैल्यू, हर एक प्रॉफिट के वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू मुझे क्यूमुलेटिवली ऐड करते जाना है, ताकि कब मेरा जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था ना, इनिशियल कैश फ्लो 30,000, वो रिकवर हो रहा है कितने साल में, वही रहेगा मेरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है, ये समझा, आपको यही फॉलो करना है मेथड। अभी आपको एक डाउट रहेगा कि ये अगर ये आपको नहीं दिया है एग्जाम में, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया है, तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे। हर बार 1.15 फिर 1.1 1.5 नहीं करोगे ना, तो इसका भी और एक शॉर्टकट है, देखिए क्या है। देखिए आपको 1.15 ये हर एक रेट ऑफ रिटर्न के लिए सेम है स्टूडेंट्स, कोई भी फ्रैक्शन हो 1 प्लस आर रेस टू एन, 1 प्लस आर रेस टू एन है ना, वो आर की वैल्यू कोई भी हो हर साल के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था 15%, तो 1.15, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 मैंने किया। पहले साल में मुझे कितनी वैल्यू मिली, मैंने एक बार ओनली 1 टाइम आई प्रेस इक्वल टू साइन, तो मुझे कितना मिला पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.869। ठीक है, ये दिखा। अभी मुझे जब सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करना है, तो मैं फिर से ये टाइप नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं इसी को बस इसी कैलकुलेशन में फिर से एक बार ये जो इक्वल टू वाला साइन है ना, ये प्रेस करूँगी। दिखा आपको क्या हुआ, वैल्यू चेंज हो गई। मतलब क्या है, जो पहली साल की वैल्यू थी मैंने उसी को सेम से मल्टीप्लाई किया सेम वैल्यू से, ये इक्वल टू आप जब प्रेस कर रहे हो तो उसका मतलब ये होता है कि सेम वैल्यू से आप फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ना स्टूडेंट्स, ये है आपकी सेकेंड ईयर की वैल्यू। मतलब जो 1.15 रेट ऑफ रिटर्न है ना, उसका सेकेंड ईयर वाला वैल्यू कितना है, 0.756। कितना है, 0.756। ये क्या है, जो रेट ऑफ रिटर्न 15% मिला है उसका सेकेंड ईयर वाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, देख सकते हो आप
सेकेंड ईयर में जो 6 लाख मुझे 6,000 रुपये जो प्रॉफिट मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 0.756, बस यही मिला। अभी मुझे थर्ड साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, मतलब क्या है, मुझे 1/1.15 फ्रैक्शन सेम है, बस वो n की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले केस में 1 थी, फिर 2 के लिए मैंने एक बार इक्वल टू प्रेस किया, फिर 3 मतलब थर्ड ईयर वाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए। थर्ड ईयर वाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से बैक नहीं आऊँगी, मैं फिर से कैलकुलेशन नहीं करूँगी। मुझे क्या करना है, देखिए ये सेकेंड ईयर वाला कैलकुलेशन था, ये क्या था, सेकेंड ईयर वाला कैलकुलेशन था। मैं इसी में और एक बार इक्वल टू प्रेस करूँगी, मैं इसमें और एक बार इक्वल टू प्रेस करूँगी, तो देखिए आप देख सकते हो चेंज हो गया ना, डिजिट्स वैल्यू चेंज हुआ। ये क्या मिला है, ये मुझे थर्ड ईयर वाला फ्रैक्शन वैल्यू मिला है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, कितना है 0.657, देख सकते हो आप। उसको उन्होंने एक अप्रॉक्सीमेट किया है 0.657 को 658 तक उन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ पे 7 के बाद 5 है तो इसलिए उन्होंने 7 को 8 बना दिया, ठीक है। फिर मुझे फोर्थ ईयर का चाहिए तो मैं क्या करूँगी, फिर से मुझे बैक नहीं आना है, मुझे सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस किया तो ये आया फोर्थ ईयर का, ठीक है, कितना आया 0.571, इसको मैनिपुलेट किया 0.572, देख सकते हो। फिर फिफ्थ ईयर का चाहिए, इसी को मैं इक्वल टू प्रेस करूँ, मतलब आपको समझ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे फिर से पूरा फ्रैक्शन नहीं करना है, लिखना नहीं है कैलसी में। अगर उन्होंने नहीं दिया है मैं बस एक बार कैलकुलेट करूँगी और हर बार इक्वल टू करूँगी, तो मुझे उसके अगले पावर के फ्रैक्शन का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएगा। कितना है 0.497, फिर सिक्स्थ ईयर का और एक बार इक्वल टू प्रेस कर दो, बस कितना मिला 0.432। मतलब आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए तो आप बस एक बार उसको टाइप कर दो 1 डिवाइडेड बाय, ये सिर्फ फ्रैक्शन के लिए बता रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, 1.15, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.15। एक बार प्रेस किया इक्वल टू, तो मुझे एक वाले रेस टू 1 की पावर मिली, फिर और एक बार प्रेस किया रेस टू 2, और एक बार प्रेस किया रेस टू 3, और एक बार प्रेस किया रेस टू 4, ठीक है। ऐसे जब तक करते जाना है जितने साल का आपको प्रॉफिट कैश इनफ्लो का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने 10 साल तक लिया है, मतलब यहाँ पे 10 साल के बाद मिल रहा है ना, 30,000 की वैल्यू 10 साल के बाद रिकवर हो रही है, तो इसलिए हमने 10 टाइम्स ये इक्वल टू साइन पुटअप करना है, सॉरी 9 टाइम्स करना है, सॉरी 10 टाइम्स, क्योंकि पहली बार किया था तो रेस टू 1 था ना, ठीक है। तो ऐसे ही करते जाना। ये क्या मिला हमें, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को आप उसके रिस्पेक्टिव वो ईयर में आपको जितना प्रॉफिट मिला है उसको मल्टीप्लाई करो, तो वो साल के प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप 6,000 को 0.870 से हमने अभी मल्टीप्लाई किया था, कितना मिला 5,220, तो मुझे एक साल के बाद अगर 6,000 मिल रहा है तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है 5,220। मैंने इधर यहाँ पे लिखा क्योंकि मैं क्यूमुलेटिव प्रॉफिट वैल्यू ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा चेक करना है कौन से ईयर में मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट वापस आएगा। सेकेंड ईयर में मुझे मेरा 6,000, अभी मैं सेकेंड ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगी। देखो 6,000 इंटू 0.756, मैं कैलसी में कर रही हूँ, 6,000 इंटू 0.756 इक्वल टू करोगे तो कितना मिला 4536। ये क्या मिला आपको प्रॉफिट की वैल्यू, ठीक है 4536। ये है आपको जो सेकेंड ईयर में 6,000 में रहा है उसकी आज की वैल्यू, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में भी सेम करना है, और अभी जब सेकेंड ईयर का मिला तो फर्स्ट ईयर सेकेंड का हम ऐड करेंगे, इन दोनों का एडिशन किया कितना हुआ 9756। क्या ये इक्वल टू 30,000 है, नहीं, तो मतलब सेकेंड ईयर तक भी मेरा प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हुआ है। ऐसा मुझे तब तक करते जाना है हर साल का जब तक मेरा ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का एडिशन 30,000 तक नहीं जाता, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 30,000। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के बाद देखो ये मेरा हर साल का प्रॉफिट, मेरे हर साल के प्रॉफिट को उस साल के प्रॉफिट वैल्यू फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, हर साल इतना प्रॉफिट मिल रहा है, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो से ऐड करो, 10th ईयर में जाके मेरे 30,000 वैल्यू मिला, 30,000 से ऊपर गया, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स लगेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो से मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा वापस मिलने में। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये मेथड से आप क्या वो चीज़ बता सकते हो कि यही सेम क्वेश्चन था, 30,000 मैंने इन्वेस्ट किया, 6,000 मुझे हर साल पैसा मिल रहा है, तो नॉर्मल पे बैक पीरियड से मैं 5 इयर्स में बोल सकती हूँ कि ये पैसा मेरा वापस आ रहा है। 30,000 मैंने आज इन्वेस्ट किया, हर साल 6,000 प्रॉफिट है, तो
5 साल में मेरा प्रॉफिट जो इन्वेस्टमेंट है रिकवर होगा। लेकिन जब मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मेथड देखती हूँ, मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रही हूँ, तो यही टाइम सेम इन्वेस्टमेंट 30,000, सेम इनफ्लो ऑफ प्रॉफिट 6,000, मुझे वापस मिलने के लिए पैसा कितने साल लगे? 10 साल। मतलब इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो रहा है ना, इसी की वजह से हमारा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। हम और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा पैसे कमाने की, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की और फ्यूचर में और प्रॉफिट्स कमाने की, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला जो मेथड है वो टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझा है। डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ डाउट रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने जेआईपी में जो हमने अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट किया था ना स्टूडेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के हमने उसमें भी किए थे। तो आपको वो कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। द क्यूमुलेटिव टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद कितना बोला था उन्होंने? 30,114 रुपये, ठीक है। यहाँ पे देखा था ना आपने, 30 साल में सब प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 30,114 रुपये ऐड हुआ, ठीक है। तो 10 साल के बाद आपको वो पैसा वापस मिला। देयरफॉर आवर डिस्काउंटेड पेबैक इज अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स एज अपोज टू 5 ईयर्स इन द सिंपल पेबैक। अभी मैंने बोला सिंपल पेबैक में 5 था, डिस्काउंटेड में 10 हो गया। इट शुड बी नोटेड दैट एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीजेज द डिस्टॉर्शन बिटवीन सिंपल पेबैक एंड डिस्काउंटेड पेबैक ग्रोस। देखिए, इसका मतलब समझिए, ये जो रेट ऑफ रिटर्न का वैल्यू ना, जो कि यहाँ पे कितना था 15%, ये जो रेट ऑफ रिटर्न का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो डिस्टॉर्शन, मतलब जो गैप है ना पेबैक पीरियड, मतलब अगर आप सिंपल पेबैक पीरियड से कैलकुलेट करो पेबैक पीरियड और डिस्काउंटेड से कैलकुलेट करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5 ईयर्स था और यहाँ पे 10 ईयर्स है, तो गैप कितने का है? 5 साल का। तो जैसे जैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो बढ़ेगा, तो ये गैप भी बढ़ता जाएगा ओके। तो ये गैप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ABFM का यूनिट 9 का पार्ट 2। इसमें हमने आपका जो पेबैक पीरियड है और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको यूज़ करके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, उसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आगे हमें और मेथड्स देखने हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। ये कई सारे क्वेश्चंस आपको हम देखने वाले हैं आगे के वीडियोस में। सो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और जल्द ही BRPL के भी लेक्चर्स हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, जो कि क्रैश कोर्स है। इट्स लाइक अ रिविजन, मतलब जो बेसिक लेक्चर्स आपको बाद में मिलेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए आपको पास होने के लिए ज़रूरी है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके नज़र के नीचे से जाना, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट नहीं है। BRPL का ऑलमोस्ट कुछ प्रतिशत हिस्सा हमने लास्ट टाइम JIB के LRB में किया था, तो अगर हमें उसी में थोड़ा सा उन्होंने एडिशन करके दिया है, तो एक बार अगर आप वो क्रैश कोर्स देख लोगे, वो रिवीजन वाले लेक्चर्स देख लोगे, ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ही हम कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आपको पास होने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मुझे नहीं लगता आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली। तो आप बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके मैक्सिमम दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मटेरियल लेके आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।